हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी टीचिंग लर्निंग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, उसके बाद ये सेशन करें। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने हैं सो अधिक से अधिक शेयर करें। कल आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आया था, एग्ज़ाम होगा या कि नहीं, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे एग्ज़ाम होगा या कि नहीं। 30 को चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किस कक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? शब्द का उपयोग किया जाता है कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 5, नर्सरी कक्षाएं। आप लोग पहले करने की कोशिश कीजिए। कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 5, नर्सरी कक्षाएं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षा क्या होता है। प्राथमिक कक्षा होता है आपको 1 to 8 और माध्यमिक कक्षा होता है आपको माध्यमिक कक्षा होता है 6 to 10 और उच्च माध्यमिक होता है 10 to 12। क्या होता है? 10 to 12। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय क्या हो जाएगा? 1 to 8। प्राथमिक विद्यालय कक्षा को भी 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 तक को रखा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ... की तरफ बढ़ता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ... की तरफ बढ़ता है। कठिन से सरल, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त। देखिए क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात। लेकिन क्यों ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से ज्ञात? इस दोनों पे पहले हम बात करते हैं। एक होता है आपको आगमन विधि। क्या होता है? आगमन विधि। और एक होता है निगमन विधि। क्या होता है? निगमन विधि। हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं। आगमन विधि पहले समझते हैं। क्या? आगमन विधि। आगमन विधि वह विधि है जो उदाहरणों से नियम की ओर ले जाता है। क्या होता है? उदाहरणों से नियम की ओर, यानी कि एग्जाम्पल से आपको रूल की तरफ ले जाता है, उसे हम आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि का ही दूसरा नाम है ज्ञात से अज्ञात, और यह टीचिंग को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। क्या है? सबसे अच्छा मेथड यही है, ज्ञात से अज्ञात, या आपको दिया रहेगा आगमन विधि। तो आप क्या किस आंसर की तरफ जाएंगे? इसी आंसर की तरफ, आगमन या ज्ञात से अज्ञात। यहाँ पे हम देखते हैं अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात से ज्ञात ये निगमन विधि होता है। क्या होता है? निगमन होता है। निगमन मतलब जो नियम से सूत्र की तरफ जाता है, नियम से सूत्र की तरफ जाता है, उसे निगमन विधि कहते हैं। और निगमन विधि का ही दूसरा नाम है अज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त से मूर्त। ये दोनों भी क्या है? निगमन विधि का ही नाम है।
उस दोनों का आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करते जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? अब ये मैंने बात की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में। क्या बात की? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में। तो माध्यमिक के लिए मैंने क्या बताया, 6 से 10। तो कितने वर्ष की अवधि हो गई? 4 वर्ष की। कितने वर्ष की हो गई? 4 वर्ष की। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। क्या है? अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। उसमें देखिए क्या सब ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूरा न होना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूरा न हो पाना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। तो क्या होगा? विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। जब भी आपको इस तरह का पॉजिटिव मीनिंग देखिएगा, क्रियाओं में संलग्न करना, इस तरह का आंसर जब आपका देखिएगा ऑप्शन में वर्ड, तो आप उसे चूज कीजिएगा। यहाँ पे मतलब भी इसका समझ लेते हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति, अगर क्या विद्यालय में शिक्षक की अनुपस्थिति रहेगा, एक शिक्षक या दो, तो अनुशासनहीनता होगा? नहीं। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, क्या आज 5 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी नहीं आएंगे तो अनुपस्थिति होगा? नहीं। कोर्स का पूरा न हो, सबसे मेन पॉइंट है ये, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न करना। अगर कभी भी हम बच्चे को एक्टिविटी में संलग्न नहीं करते हैं तो अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे ... कहते हैं। जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे ... कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा की निःशुल्क संस्था, शिक्षा की बंद संस्था, शिक्षा की सायंकालीन संस्था और खुली शिक्षा की संस्था। तो क्या होगा? खुली शिक्षा की संस्था। यहाँ पे हम खुली शिक्षा की संस्था के बारे में सोचिए तो आप लोग, क्या हो सकता है? खुली शिक्षा की संस्था, ये क्या है? ओपन लर्निंग है। क्या है? ओपन लर्निंग है। क्या है? ओपन लर्निंग है। भारत में इग्नू इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, क्या है? भारत में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय, क्या है? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्नू के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? पहला, शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यालयों की कमी। चलिए आप लोग बनाइए तो क्या होगा? पहले हम समझते हैं नैतिक मानकों का मतलब क्या है। नैतिक मानकों समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण है शिक्षा नीति विफलता। नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरे में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों में संचार करते। यह कार्य घर, विद्यालय, मंदिर, मंच अथवा किसी सामाजिक संस्थान में किया जाता है।
क्या जाता है, क्या है, शिक्षा नीति विफलता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या है, इनमें से कौन 3 R's का भाग नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना, 3 R's का भाग जिसमें पढ़ना, अंकगणित, बोलना, ये क्या है, तीनों 3 R's है। लेकिन बोलना क्या है, 3 R's का भाग नहीं है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बोलना जो है 3 R's का भाग नहीं है। पहले हम समझते 3 R's क्या है। 3 R's स्कूली शिक्षा के आधारभूत कौशल है। क्या है, स्कूली शिक्षा के आधारभूत कौशल है जिसमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित शामिल है। यह बच्चों में पढ़ने, लिखने तथा समान गणना सिखाने से संबंध है। क्या है, संबंध है। इससे कौशलता एवं शिक्षण का विकास एक क्रम में होता है जिससे बच्चे सरलता से सीखते हैं। ओके, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है। अभी ये मैंने बताया था इससे पहले, कितने होती है, बताइए आंसर। 2 वर्ष। कितने होती है, 2 वर्ष। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन आ गया एलिमिनेशन वाला। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, पुरस्कार, दाहिक दंड। उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप सब लोग कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, दाहिक दंड। क्या होगा, दाहिक दंड। अब नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायित्व कारण क्या है। एक उत्तरदायित्व क्या है, आर्थिक परेशानी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, बढ़ती आकांक्षाएं। चलिए बनाइए तो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप। अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप। चलिए नेक्स्ट कीजिए। विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है। क्या है, सर्वाधिक प्रभावी है। फिर देखिए यहाँ पर आपका आया एक्टिविटी वाला, तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, निर्देशित एक्टिविटी। इस तरह आज के लिए इतना ही। आप लोग कल बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि 30 मई को एग्ज़ाम होगा या कि नहीं, इस पे हम बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक जैसा नोटिस है इसके अनुसार 30 मई को ही होना है। क्या है, 30 मई को ही होना है। अगर स्थिति गंभीर हुई तो कोरोना को लेके तब भी एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन्ड हो सकता है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, बस 30 पे अभी फोकस करना है, 30 को ही लेके चलना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं समझिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या पोस्टपोन्ड हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िए। एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, उससे आप लोग ये नहीं कीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग बस समझिए कि 30 को एग्ज़ाम होगा। आज के लिए इतना ही। होपफुली आज के लिए इतना ही। अगर आपने कुछ सीखा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।